हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में, अभी भी हम कंटिन्यू करेंगे सेल के बारे में। आज का पूरा लेक्चर इज अबाउट सेल ओनली, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ सेल। तो लास्ट टाइम पहले क्या पढ़ रहे थे वो आपको दिखा देता हूं। हमारे पास एक सेल होता था जिसका सिंबल हम लोग बनाते थे ऐसे, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता था उसको हम साइड में दिखा देते थे ऐसे। तो सेल इज व्हाट, सेल इज दिस कंप्लीट ज्योमेट्री, दिस होल ज्योमेट्री इज सेल। ये पूरी ज्योमेट्री सेल है। और ध्यान से देखो, इधर वाला पोटेंशियल हायर होता है, इधर वाला पोटेंशियल लोअर होता है। तो जो V हायर माइनस V लोअर होता है उसको हम वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज V। और इसका EMF होता है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है R। और इसकी वैल्यू आती थी V इक्वल टू E माइनस IR। ये कब आती थी? जब सेल क्या हो रहा था, सेल हो रहा था डिस्चार्ज। तो डिस्चार्जिंग के केस में इसका फॉर्मूला आता था V इक्वल टू E माइनस R। अब हमने करना है चार्ज। तो बहुत सारे सेल आते हैं मार्केट में जो रिचार्जेबल होते हैं, जिनको हम दोबारा से चार्ज करते हैं। उनको हम हमेशा पावर सप्लाई की उल्टी पोलैरिटी के साथ जोड़ते हैं। उल्टी पोलैरिटी का मतलब हुआ कि वी हैव दिस सेल, मतलब ये जो डिस्चार्ज हो रहा है इसमें करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब ये हमारे पास सेल है और ये डिस्चार्ज हो चुका है, तो हम क्या ट्राई करेंगे, इसको चार्ज करेंगे। तो हम अपने सॉकेट में या टर्मिनल में यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हमारे घर में पावर सप्लाई आती है। और हमेशा कैसे लगाएंगे कि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। एक और बात है, सेल का जितना भी वोल्टेज है, अगर हमें इसे चार्ज करना है, चार्ज तभी होगा जब हमारी पावर सप्लाई से उल्टा करंट फ्लो होगा। उल्टा। सेल का नेचर कैसा था, ऊपर वाले डायग्राम को देखो। सेल का नेचर था राइट से लेफ्ट में करंट फ्लो कराने का, मतलब सेल इज डिजाइंड टू फ्लो करंट अलोंग दिस डायरेक्शन। बट जब हम इसको चार्ज करेंगे तो इसके डिज़ाइन के हिसाब से नहीं, बट इसके अगेंस्ट करेंगे। और हम करंट किधर को फ्लो करा रहे हैं, सेल के अंदर को फ्लो करा रहे हैं। ऐसे ऐसे होता रहेगा तो कुछ देर के बाद सेल में चार्जिंग हो जाएगी। तो ये कौन सा वाला वोल्टेज है, ये वो वोल्टेज है जो हमने बाहर से लगाया, इसको हम बोलते हैं वी आउट। ये हमने बाहर से वोल्टेज लगाया और ये कितने के बराबर होगा, ये इतने के बराबर होगा। देखो ऑब्वियस ही बात है, ये प्लस है तो ये हायर होगा, और ये कैसा होगा, ये लोअर होगा। तो बेसिकली जो वी आउट होगा वो क्या चीज़ है, वो सप्लाई वोल्टेज है। सप्लाई वोल्टेज कह सकते हैं हम इसको, या हम इसको आउटसाइड वोल्टेज कह सकते हैं, आउटसाइड वोल्टेज कह सकते हैं, या हम इसको अप्लाइड वोल्टेज कह सकते हैं। आप अलग अलग नाम दे सकते हो। हाँ, ये अप्लाइड वोल्टेज बोल सकते हैं, या इसको सिंपल हम VH माइनस VL इक्वल टू V बोल सकते हैं। ठीक हो गया। ध्यान रखो, चार्जिंग के केस में हमें वोल्टेज मिल नहीं रहा। इस केस में तो वोल्टेज हमें मिलता है ना, क्योंकि सेल जब सप्लाई करता है तो हमें वोल्टेज मिलता, किसके अक्रॉस मिलता है। अगर हम यहाँ पे एक बल्ब लगा दें, यहाँ पे एक बल्ब लगा दें और इसको स्टार्ट कर दें, तो जो बल्ब होगा ना, उस बल्ब को वोल्टेज मिलेगा कितना, इतने के बराबर। बट इस वाले केस में हमें मिल नहीं रहा, बट हम सेल के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से अप्लाई करा बाहर से, जैसे वी आउट, और ये आएगा H, और ये लोअर है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। अब चेक करना है कि हमने बाहर से कितना वोल्टेज अप्लाई करा होगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट H है और हम H से शुरू करते हैं और अब इधर को जा रहे होते हैं। तो ध्यान से देखो, हम जब H पे होंगे तो हमारा वोल्टेज कितना होगा, VH। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, नो चेंज। फिर हम जंप करके जब यहाँ जाएंगे तो हम हायर वोल्टेज से लोअर पे जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस E के बराबर। व्हाट इज दैट, ये E है। आगे देखते हैं, फिर हम आगे जाएंगे, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हम जब रेजिस्टेंस के थ्रू करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो ये हायर और ये लोअर होता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। और बेटा डिक्रीज करेगा तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी -IR। हम कहाँ पहुँच गए, हम L पे पहुँच गए, तो हमारा वोल्टेज कितना हो गया बेटा, VL के बराबर हो गया। शफलिंग करते हैं हम, और यहाँ पे आता है VH माइनस VL इक्वल टू E प्लस IR। माइनस नहीं आ रहा बेटा, प्लस आ रहा है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको V इक्वल टू E प्लस IR। क्या लिखेंगे, हम एक लाइन लिख सकते हैं, हम नोट लिख सकते हैं। नोट, टू चार्ज अ सेल, कॉमा, we have to apply voltage more than EMF of cell। बेटा क्या समझ आया,
जब हम सेल को चार्ज कर रहे होंगे तो हमने कितना वोल्टेज अप्लाई करना है, हमने वोल्टेज उसके ईएमएफ से ज़्यादा अप्लाई करना है। जितना इसका ईएमएफ था उससे भी ज़्यादा अप्लाई करेंगे तभी ये चार्ज होगा। कॉमन सेंस की बात है यार। अगर हमने इसको चार्ज कराना है तो करंट उल्टा फ्लो कराना है, उल्टा फ्लो कराना है तो आउटसाइड सोर्स को डोमिनेट होना चाहिए, वो डोमिनेट करना चाहिए। और डोमिनेट कब करेगा, जब इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज से क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। टू चार्ज अ सेल वी हैव टू अप्लाई वोल्टेज मोर देन ईएमएफ ऑफ सेल एंड दैट वाज E माइनस आई आर। एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि वी हैव अ सेल of EMF, we have a cell of EMF 20 volt and internal resistance 10 ohm. What is the voltage of cell during discharging and charging? During discharging and charging, if current is 0.5 एम्पियर, करंट इज 0.5 एम्पियर। हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग वाला केस कौन सा होगा, हमारे पास एक सेल होगा, ये ऐसे होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा और ऐसे केस में जो वी का आंसर आएगा वो आएगा E माइनस आई आर दैट इक्वल टू व्हाट इज E? E इज इक्वल टू 20 माइनस आई आर। व्हाट इज I? I is 0.5. What is R? That is 10. Answer is 25 volt. नहीं, गलत हो गया। आंसर इज 15 वोल्ट। ये आएगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं दूसरे टाइप से कि अगर हमें सेल को चार्ज करना है तो चार्जिंग में क्या होगा, चार्जिंग में एक सेल होगा, एक रेजिस्टेंस होगा और चार्जिंग ऐसे हो रही होगी। यहाँ पे हायर है, यहाँ पे लोअर है और ऐसे केस में जो V आएगा दैट इज E प्लस आई आर। दैट इज E कितना है, E इज इक्वल टू 20 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10। दिस आंसर इज 25 वोल्ट। क्लियर हो गया आपको? चार्जिंग के केस में 15 आंसर आ रहा था, सॉरी डिस्चार्जिंग के केस में 15 आंसर आ रहा था और चार्जिंग के केस में कितना आ रहा है, 25 आंसर आ रहा है। तो हमने पढ़ा अभी इंडिविजुअल सेल के बारे में, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग का मतलब हुआ जैसे हम बैटरी बनाते हैं ना, बैटरी कंटेन्स नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। टॉर्च यूज़ करते हैं हम लोग या फिर रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारे 2 या 2 से ज़्यादा सेल कनेक्टेड होते हैं, उनको हम ग्रुपिंग नाम देते हैं। ग्रुपिंग को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो सीरीज होगा, दूसरा पैरेलल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज की। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे सेल एक लाइन में कनेक्टेड होंगे और वो कुछ ऐसे होंगे। हम मान लेते हैं उनकी पोलैरिटी सेम है, तो ऐसे कुछ होगा। सेल के साथ उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग शो कर रहे हैं। सपोज करो ये ऐसे कुछ है और अभी हम कम सेल दिखाते हैं, लेट्स से वी शो ओनली 3 सेल्स ऐसे कनेक्टेड हैं और ये कुछ ऐसे। दिस इज समथिंग E1, E2, E3, R1, R2, R3 एंड ये सपोज करो हायर है और ये लोअर साइड है। अगर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को किसी एक बल्ब या किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, मान लो मैंने इसको एक बल्ब के साथ जोड़ दिया, अब ये सेल क्या करेंगे, ये सेल करंट को फ्लो कराएंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे कुछ जाएगा और ये ऐसे जा रहा होगा। हमने देखना है कि बल्ब को कितना वोल्टेज मिलेगा। बल्ब को वोल्टेज जो मिलेगा वो मिलेगा जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बल्ब को वोल्टेज मिलेगा और इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये वाला, वो वही होगा जो इसके और इसके अक्रॉस होगा। उसका रीज़न है यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, इसलिए ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और L और H के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। सो हम इंटरेस्टेड हैं कि बल्ब को कितना पोटेंशियल मिलेगा, दैट इज दी वोल्टेज आउटपुट। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हम L से शुरू करते हैं। जब हम L पे खड़े होंगे तो हमारा पोटेंशियल कितना होगा, वील हैव पोटेंशियल VL। आगे देखें, करंट जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में और हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ का पोटेंशियल VL होगा, यहाँ से यहाँ तक नो चेंज। फिर जब हम करंट के डायरेक्शन में यहाँ पहुँचेंगे तो आएगा कितना, माइनस टाइम्स
माइनस टाइम्स IR3, फिर हम पहुंचेंगे कहाँ पे, फिर हम सेल को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस E3, फिर हम आगे रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे इस वाले को, वो आ जाएगा कितना माइनस IR2, आगे अगेन प्लस E2, चेक करते रहो आप, माइनस IR1 प्लस E1, हम कहाँ पे पहुंच गए H पे, तो पोटेंशियल कितना हो गया VH। शफल करते हैं, यहां पे आएगा हमारे पास E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस टाइम्स IR1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इक्वल टू VH माइनस VL, और इसी को हम वोल्टेज बोल देते हैं। तो अगर हम इसी को वोल्टेज बोलेंगे तो V क्या आएगा, V आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएगा, बट एक बात ध्यान रखना, यहां पे सबके सब सेल की पोलैरिटी सेम है। पोलैरिटी सेम का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देन प्लस माइनस देन प्लस माइनस, कॉम्बिनेशन सेम है। अगर कोई भी सेल रिवर्स लग गया तो आंसर ये ना आके आंसर इससे डिफरेंट आएगा। चलो अभी हम बात करते हैं आगे। अगर हमारे पास n सेल्स हो, n सेल्स, और वो सबके सब सीरीज में कनेक्टेड हैं विद सिमिलर पोलैरिटी, ऐसे कुछ, वन सेल रेजिस्टेंस, सेकंड सेल रेजिस्टेंस, थर्ड सेल रेजिस्टेंस एंड nth सेल, ऐसे कुछ है 1 2 अप टू n, E1 E2 En R1 R2 Rn, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हायर होगा, यहाँ पे लोअर होगा, और इन दोनों के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल देखते हैं V दैट इज VH माइनस VL इज इक्वल टू क्या आएगा E1 माइनस IR1। आई थिंक क्लियर है आपको। ये पहले वाले सेल का वोल्टेज होगा प्लस E2 माइनस IR2। मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि हम ऑलरेडी पहले सॉल्व करके देख चुके हैं। यहाँ पे आएगा En माइनस IRN, और जब सबको सम करेंगे तो क्या आएगा सिग्मा EI I इक्वल टू 1 to n माइनस I टाइम्स सिग्मा RI I इक्वल टू 1 to n। ये क्या चीज़ निकल के आएगा, ये निकलेगा इक्विवेलेंट वोल्टेज। कब, जब n सेल सीरीज में कनेक्टेड है विद सिमिलर पोलैरिटी। अब इमेजिन करो कि हमारे पास देयर आर 10 cells connected in series, comma 5 और 5 ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स से 2 cells, comma 2 cells are connected with reverse polarity. There are 10 cells connected in series, 2 cells are connected with reverse polarity, और उसके बाद आपसे बोला जाता है EMF of each is 2 volt and internal resistance is equal to 1 ohm। और फिर आपसे कोई कहता है कि if current is 0.5 ampere then find voltage of combination। ये हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास 10 सेल्स हैं और वो कनेक्टेड हैं कुछ ऐसे, एक सेल है, वी हैव सेकेंड सेल, वी हैव थर्ड सेल, ऐसे कुछ है। लेकिन हमारे पास लास्ट में या इन बिटवीन कहीं पे भी हमारे पास ना 2 सेल्स हैं जो उल्टे कनेक्टेड हैं, ऐसे कनेक्टेड हैं विद अपोजिट पोलैरिटी, मतलब कि ऐसे कनेक्टेड हैं, ऐसे कुछ। अब हमने इनके बीच में कैलकुलेट करना है EMF। सपोज करो ये हायर है और ये लोअर है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, जब हम यहाँ से चलेंगे ना, यहाँ से इधर जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ प्लस से माइनस, यहाँ प्लस से माइनस। जब यहाँ जाएंगे तो माइनस से प्लस, यहाँ माइनस से प्लस जाएंगे। जब हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे ना फाइनली, तो हमारे पास जो VH माइनस VL आएगा ना, वो पहले कितना आता था, पहले आता था E1 प्लस E2 प्लस अप टू E10 अगर 10 सेल होते, माइनस I टाइम्स R1 प्लस R2 अप टू R10। समझो, सेल को सीधा लगाएं या सेल को उल्टा लगाएं, सेल को सीधा या उल्टा लगाएं, R पे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि R की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि प्लस और माइनस होता है, R सेम होगा लेकिन E पे फर्क आ जाएगा।
अगर हमने सबके सब सेल सेम पोलैरिटी से लगाए हैं तो वैल्यू आएगी ये वाली, अगर हमने कुछ उल्टे लगाए हैं तो वहां पे फर्क पड़ जाएगा और वैल्यू क्या आएगी, दिस v इज इक्वल टू दिस v इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 10 में से 8 सेल तो सीधे लगे हैं, 8 सेल सीधे लगे हैं और 2 सेल उल्टे लगे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, और माइनस 2 सेल उल्टे लगे हैं तो हम क्या लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 8 तो सेल्स के नंबर हो गए और 2 उसका वोल्टेज हो गया, तो 8e माइनस 2e, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस, करंट की वैल्यू थी 0.5 और आर की वैल्यू कितनी आ रही थी 1 करके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सो ये वैल्यू कितनी आती है 16 -4 कितना बन जाएगा 12 माइनस हाउ मच 5, आंसर कितना आएगा ये आ जाएगा 7 वोल्ट के इक्वल। आई होप इतना क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। राइट अच्छा, अगर हमें कैलकुलेट करना हो इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे अभी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने वी क्या निकाला था, वी निकाला था हमने सिग्मा ई आई इक्वल टू 1 से n माइनस आई इंटू सिग्मा आर आई इक्वल टू 1 से n। हम जानते हैं अगर हम किसी एक सेल से कंपैरिजन करें ना, किसी एक सेल से कंपैरिजन करें तो रिलेशन क्या होता था, v इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को ऊपर देखें ध्यान से, ये v है तो ये v है, ये e है तो ये e है, ये I तो दिस इज I एंड दिस इज R देन दिस इज R। तो ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो क्या आएगा, वो आएगा E इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n ई आई, दैट इज सबका सम आएगा, और जो R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा सिग्मा आर आई इक्वल टू 1 टू n। ये मिलेगा हमें इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर बहुत सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका ईएमएफ उनके इक्विवेलेंट ईएमएफ का सम होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम आएगा। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, कि पैरेलल में क्या होगा। तो पैरेलल समझने से पहले हम एक एक सेल की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सपोज करो हमारे पास एक सेल और वो ऐसे है, दिस इज E एंड R, वी हैव अनदर सेल बेटा E एंड R, वी हैव अनदर सेल एंड दैट इज ऑल्सो E एंड R, और हमने इन सबको जोड़ दिया ऐसे, कुछ हमने ऐसे जोड़ दिया, दिस इज ऑल्सो E, दिस ऑल्सो E, दिस इज R एंड दिस इज R। कोई बोलता है कि सर इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ या इक्विवेलेंट वोल्टेज बताओ, तो तुम ऐसे बोलोगे, तुम बोलोगे सर यहाँ का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज कैसा होगा, सेम होगा, मतलब ये H है तो ये भी H होगा और ये भी H होगा, अगर ये L है तो ये भी L होगा तो ये भी L आएगा। इसका मतलब इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट ईएमएफ, सॉरी इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट वोल्टेज आएगा VH माइनस VL, तो इसके अक्रॉस भी आएगा VH माइनस VL और इसके अक्रॉस भी आएगा VH माइनस VL। तो क्या लगता है इस पूरे के अक्रॉस भी तो VH माइनस VL आएगा, बिकॉज इस पूरी लाइन का वोल्टेज H के बराबर है और इस पूरी लाइन का वोल्टेज L के बराबर है। आई थिंक क्लियर है। अब सवाल आता है कि हम चलो एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसके पैरेलल में कोई एक डिवाइस लगा देते हैं। मान लो हमने बल्ब लगा दिया, समझना, यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया ऐसे, ये फिलामेंट है और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि R के इक्वल है। क्लियर समझना। अच्छा हम ऐसा मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस या R के पास जो करंट पहुंच रहा है वो I पहुंच रहा है। बेटा समझना अच्छे से, कितना करंट पहुंच रहा है, I पहुंच रहा है, तो यहाँ से I निकल रहा होगा। अब तीनों लाइंस तो सिमिलर है, मतलब ये लाइन और ये लाइन सिमिलर है। ये लाइन सिमिलर होने का मतलब सब में से करंट कैसा जाएगा, इक्वल जाएगा। इक्वल का मतलब क्या हुआ, I/3 और I/3 जाएगा, इजंट इट। इतने के बराबर करंट जाएगा, और वो करंट कहाँ से निकल रहा होगा, वो सारा का सारा करंट निकल रहा होगा इस वाले बल्ब में से, R में से। अब हम ऐसा करते हैं, किरचॉफ का लूप बनाते हैं। अगर हम किरचॉफ का लूप बनाएंगे तो हमारे पास आएगा लूप कुछ ऐसे, दिस इज आवर किरचॉफ लूप। अगर हम इस लूप को कंप्लीट करते हैं तो अभी हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे करेंगे कि सपोज करो हम पहले यहाँ पे थे, अब हम यहाँ के बाद फिर ऐसे जा रहे थे, आगे गए, फिर हम आगे गए, फिर आगे गए, फिर हम यहाँ से निकले,
फिर हम आगे गए, ऐसे 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 करते करते और हम ऐसे चले गए। अगर हम इस वाले लूप को कंप्लीट करें तो हम लोग कैसे देखेंगे? सपोज करो कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं। करंट कहां पे जा रहा है? करंट जा रहा है थ्रू रेजिस्टेंस, क्योंकि फिलामेंट होगा, बल्ब के अंदर फिलामेंट होगा जिसका रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। और जब हम अच्छे से जानते हैं, जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आता है? माइनस आई आर के इक्वल। ठीक है, अब हम इधर से इधर जा रहे हैं, नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसके बाद जब हम इसमें से आगे निकलेंगे ना इधर से, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या लिख रहे होंगे? माइनस टाइम्स I/3 इंटू आर। फिर अभी हम क्या करेंगे? अब हम सेल के थ्रू जाएंगे। अब हम जब सेल के थ्रू निकलेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लस ई। एंड फाइनली हम जहाँ से चले थे हम वहीं पे आ गए। जब जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए तो इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी? इक्वल टू आएगी ये 0 वैल्यू। क्लियर हो गया? इक्वल टू आंसर आएगा 0 के इक्वल। अब हम यहाँ से निकालते हैं आई की वैल्यू। तो यहाँ पे हम अगर आई को कॉमन ले रहे हैं ना, तो ये आएगा R+R/3 इज इक्वल टू ई। और यहां से आई की वैल्यू निकल के आएगी E डिवाइडेड बाय R+R/3। ये हमारे पास करंट आ गया। किसमें? बल्ब में करंट आ गया, बल्ब में करंट आ गया। अभी इसको देख के समझ में नहीं आएगा। हम एक चीज जानते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये डायग्राम है ना, दिस होल डायग्राम विल बिहेव एज अ सिंगल सेल एंड सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम क्या नाम देंगे? इक्विवेलेंट। इसको क्या नाम देंगे हम? आर इक्विवेलेंट। ऐसे तो होता है ना, इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है? इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है हम पूरे को रिप्लेस कर दें, और पूरे को रिप्लेस करके एक लगा दें, और एक लगा दें, और वो अकेला, अगर हम ऐसा कुछ करें, वो अकेला इस वाले कॉम्बिनेशन में सेम इफेक्ट जनरेट करेगा। सी, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे ये बल्ब लगा दिया, और इसका रेजिस्टेंस कितने के बराबर है? आर के बराबर है। इसमें से करंट कितना जाएगा? आई के बराबर जाएगा। तो आप अंडरस्टैंड करो, अगर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के ये लगा दें तो, और यहाँ पे हम बल्ब लगा दें, तो इस बल्ब में से सेम करंट जाना चाहिए। मतलब इस पूरे तीनों मिला के जो करंट जाएगा और इस कॉम्बिनेशन में जाएगा वो सेम जाएगा। अगर सेम करंट जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इस सारे के इक्विवेलेंट होगी। सो यहाँ पे आई आएगा। सो बेसिकली वी शुड व्हाट शुड बी राइट? हमें लिखना चाहिए आई इक्वल टू, तुम सोचो इस पूरे सर्किट को कौन चला रहा है? ये। और रेजिस्टेंस कितने हैं? दिस एंड दिस। तो हमें क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो इसको हम नाम दे देते हैं कुछ इक्वेशन 1, और इसको हम कुछ नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। और अब हम लाइन लिखते हैं, क्या लाइन लिखते हैं? कि फ्रॉम 1 एंड 2। हम इन दोनों को देखें, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में आई के बराबर वैल्यू है। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो ई इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? ई के बराबर। और आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? R/3 के बराबर। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि जब बहुत सारे सेल जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे और सबका ईएमएफ सेम होगा, तो ई इक्विवेलेंट भी कितना आएगा? किसी एक सेल के बराबर आएगा। एक बात। दूसरी बात, जब हम आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं? हम ये मान लें कि यहां पे कोई सेल नहीं लगा हुआ है, नो सेल, तो रेजिस्टेंस ऐसे होंगे। और अगर ऐसे केस में तुम आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आएगा? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r इक्वल टू 3/r। उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? R/3। मैं दोबारा से आपको रिपीट करूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने भी सेल लगे हों, अगर सबके सब सेल एक जैसे हों तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है किसी एक सेल के ईएमएफ के बराबर। सेकेंड बात, अगर बहुत सारे इंटरनल रेजिस्टेंस हो, सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस सॉल्व होता है बिल्कुल वैसे जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस सॉल्व होते थे, उसके हिसाब से आंसर आ जाता है। अगर हमारे पास n सेल्स कनेक्टेड हो, किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ऐसे कुछ 1 सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, और ऐसे कुछ। दिस इज E, दिस इज E, दिस इज E, दिस इज E, और ये R R R और ये R है। ऐसे कुछ हो। कोई बोलेगा अब बताओ सर E इक्विवेलेंट कितना आएगा?
ई इक्विवेलेंट, तो आंसर कितना आएगा ई। अभी समझ आया, अगर 3 सेल के केस में ई आ सकता है तो 4 सेल के केस में भी ई आएगा और n सेल के केस में भी ई आएगा। और कोई बोले आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो आंसर क्या आएगा आर बाई एन। कारण है यहाँ पे आर से एन सेल पैरेलल में है तो आर रेजिस्टेंसेस भी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, तो उनका इक्विवेलेंट आएगा आर बाई एन के इक्वल। इट वॉज दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम बात कर रहे हों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स, अभी हम बात कर रहे थे सेम सेल्स की, अब सपोज करो हम बात करें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। सेम सेल नहीं है बेटा, ये डिफरेंट सेल है, अलग अलग तरह के सेल हैं और हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इन 2 सेल की बात करते हैं। मान लो ये आर्टिकल काफी अच्छा है, थोड़ा ध्यान से देखना। वी हैव 1 सेल आर, वी हैव सेकेंड सेल आर, और हमने इसको लगा दिया किसी डिवाइस के साथ। ये डिवाइस का रेजिस्टेंस है आर के इक्वल। तो बेटा यहां से करंट आएगा I1, यहां से आएगा I2 और यहां जाएगा I का मतलब क्या होगा, I का मतलब होगा I1 प्लस I2। ये होगा E1, ये होगा E2, ये R1 और ये R2। सही है। अच्छा ये डायग्राम कैसे बिहेव करेगा, ये डायग्राम बिहेव करेगा एज सिंगल सेल, ऐसे बोल सकते हैं हम। इसको क्या नाम देंगे, ई इक्विवेलेंट, इसको आर इक्विवेलेंट और इसको आर। अच्छा सुनो, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन इसके इक्विवेलेंट होगा तो ये दोनों मिलके जो काम करेंगे, ये अकेला भी वो सेम काम करना चाहिए। यहां पे काम करने से क्या मतलब है, यहां काम करने से मतलब है करंट फ्लो कराना। ये दोनों मिलके आर में करंट आई फ्लो करा रहे हैं, तो एक अकेला भी जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो भी आर में आई करंट को फ्लो कराएगा। तो अगर हम इस सेकेंड डायग्राम के हिसाब से देखते हैं तो आई कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। आई थिंक क्लियर है। अगर हमें फर्स्ट वाले डायग्राम को कंपैरिजन करना है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम यहां से इक्विवेलेंट निकाल पाएं, तो हमें ट्राई पता क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के बाद हमें लिखना पड़ेगा आई इक्वल टू, ऊपर कुछ आएगा लेकिन नीचे आर को अकेला लिखना पड़ेगा और यहां पे कुछ और आएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप। अगर हमें इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट वाले डायग्राम को सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो फॉर्म मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ये कौन सा फॉर्म है, ऊपर कुछ भी आएगा हमें पता नहीं है, नीचे कैपिटल आर बिल्कुल अलग होना चाहिए, उसके बाद ये बच जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम बोलेंगे कंपेयरिंग बोथ, वी कैन कंपेयर दिस विद दिस। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि ये इक्विवेलेंट है तो ये इक्विवेलेंट होगा, हमें मालूम चल जाता है कि ये आर इक्विवेलेंट है तो ये आर इक्विवेलेंट होगा, एंड हम उसके हिसाब से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें आइडिया होना चाहिए हमने सॉल्व क्या करना है। समझ में आ गया। नाउ लेट अस ट्राई। अब हम करते हैं स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसा करते हैं, हम 2 लूप बनाते हैं अलग अलग। 2 लूप अलग अलग बनाते हैं कैसे, क्योंकि हमें आई की वैल्यू निकालनी है ना। हम एक लूप तो बनाते हैं ऐसा, एक लूप बनाते हैं ऐसा करते हैं। यहां पे नंबर लिख देता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सही रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लूप 1 की। लूप 1 हम कौन सा लेके चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ ए, ये लूप 1 बोल देते हैं हम इसको। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले लूप 1 ए बी सी डी ई एफ ए, हम इस वाले लूप की बात करते हैं सबसे पहले। अगर हमें इस लूप की बात करनी है तो हमें लूप कंप्लीट करना पड़ेगा। लेट अस से हम यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां से चलेंगे हम यहां तक आएंगे, नो चेंज नो चेंज। यहां पे क्या होगा, माइनस आई आर, नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज। यहां पे होगा माइनस I1 R1 प्लस E1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। तो उसके हिसाब से रिलेशन आएगा माइनस आई आर माइनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। यहां से हम I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I1 कितने के इक्वल आएगा, I1 आएगा
E1 अपॉन R1 माइनस आई आर अपॉन R1 इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं लूप 2 की। लूप 2 कौन सा हो सकता है? ABCD, और आगे देखें कौन सा लूप है। देखो लूप 2 है ABCDGHA, तो हम यहां पे लिख देते हैं GHA। ये लूप 2 है। लूप 2 में वैल्यू निकालते हैं। हम चलना शुरू करते हैं यहां से नो चेंज नो चेंज माइनस आई आर, नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज, नहीं ऊपर नहीं जाना, सॉरी, यहां से यहां तक नो चेंज माइनस आई आर, उसके बाद यहां माइनस I2R2 प्लस E2 इक्वल टू 0, माइनस I2R2 प्लस E2 इक्वल टू 0। सो यहां पे वैल्यू आएगी कितना? माइनस आई आर माइनस I2R2 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम I2 की वैल्यू निकालते हैं और वो कितना आएगा? E2 माइनस आई आर अपॉन R2 ना, R2 यहां भी डिवाइड होगा, R2 यहां भी डिवाइड होगा, इक्वेशन नंबर 2। एक और चीज हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं I1 प्लस I2 होता है I के बराबर। I1 प्लस I2 होता है I के बराबर। अब हम I1 और I2 की वैल्यू लेफ्ट में रख देते हैं। I1 और I2 की वैल्यू लेफ्ट में रखेंगे तो I1 कितना आ रहा है? E1 अपॉन R1 माइनस आई आर अपॉन R1, ये क्या आ गया बेटा? I1 प्लस I2 कितना आएगा? E2 अपॉन R2 माइनस आई आर अपॉन R2, दैट इक्वल टू व्हाट? I। दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I। ऐसा करते हैं हम I को अलग ले लेते हैं, तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू I को उधर ले जाते हैं, I कॉमन आ गया। I कॉमन आया तो ब्रैकेट में पता हमें क्या मिलेगा? हमें ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस R को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बहुत केयरफुली देखो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आ रहा है। अगर हम इसको I के बराबर लिखते हैं तो हम I ऐसे लिख सकते हैं कि E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टाइम्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। आई थिंक ये क्लियर है। मैंने आपसे बोला था जब हम इस वाले इक्वेशन को दूसरे वाले से कंपैरिजन करेंगे तो कैपिटल R अलग और अकेला होना चाहिए। अकेला मतलब यहां देखो, इस वाले रिलेशन को देखो, इसमें लिखा है समथिंग इन न्यूमरेटर एंड समथिंग इन डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसमें कैपिटल R अलग है और R इक्विवेलेंट अलग है। सो वी हैव टू कीप दिस कैपिटल R असाइड, उसको हमने अलग रखना है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसको हम थोड़ा सा क्रिएट करते हैं। हम इसको करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ऐसा डिवाइड क्यों करा? क्योंकि हमें कैपिटल R को अलग करना है। तो हमने अगर न्यूमरेटर में डिवाइड करा है तो डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, साथ में आएगा क्या? प्लस R। बच्चों समझ आ रहा है? क्या ये R अलग हो गया? यस, R अलग हो गया। हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं किसके साथ में? वो जो हमने E इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला निकाला था। दोबारा लिखते हैं हम लोग दोबारा लिखेंगे I इक्वल टू वी हैव दिस E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 1 बाय R2 डिवाइडेड बाय R प्लस R को मैंने इधर को निकाल लिया, 1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। और I का एक और रिलेशन आ रहा था, वो कौन सा था? वो था E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। अगर तुम दोनों को कंपैरिजन करोगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लिख करके लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हमारे पास आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्लियर है? और अगर हम R इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? देखो उसकी बात करते हैं तो हमारे पास R इक्विवेलेंट आ रहा है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू वी कैन राइट एज 1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसको हम अगर रिवर्स करें थोड़ा सा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R2 मीन्स वॉट? आर इक्विवेलेंट का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। अगर चीज़ें पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पैरेलल वाला फॉर्मूला आएगा, और सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज वाला फॉर्मूला आएगा। इक्विवेलेंट में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आ गया। सिंस सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसका सीधा आंसर आ गया। इक्विवेलेंट को हमने ऐसे लिखा, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, एंड वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ रिलेशन। बच्चा जी एक बात ध्यान दो, ध्यान पता क्या देना पड़ेगा तुमने, कि यहाँ पे जो सेल कनेक्टेड थे वो कुछ ऐसे थे, वो कुछ ऐसे थे कि ये था E1, ये था R1, ये E2 था और ये R2 था, ये ऐसे कनेक्टेड थे। और ये कॉम्बिनेशन किस में था? ये कॉम्बिनेशन था पैरेलल में। तुम समझ गए ये कॉम्बिनेशन किस में था बेटा? पैरेलल में। अगर, और इसका आंसर E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 आ रहा था। अगर गलती से हमने इसको ऐसे बदल दिया, गलती से हमने इसको ऐसे कर दिया, सोचो ऐसे, और इसको चेंज कर दिया, देखो अभी क्या फ़र्क है इसमें? इसमें फ़र्क ये है कि E1 तो सीधा लगा है, E2 लग गया उल्टा। ये R1 है, ये R2 है। सेम आंसर आएगा कि साइन चेंज हो जाएगा? अब की बारी साइन चेंज हो जाएगा। अब की बारी पता क्या आएगा? अब की बारी इक्विवेलेंट आएगा E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ R1 प्लस R2 रेजिस्टेंस के साथ साइन में चेंज नहीं आएगा, जहाँ पे सेल होगा वहाँ पे साइन में चेंज आएगा। नहीं चाहते, अगर तुम चाहते हो कि सर मैंने ये प्रूफ करना है प्रॉपर किरचॉफ लॉ जैसे मैंने ऊपर लगाया था इस वाले केस में, यू कैन अप्लाई एंड यू कैन गेट द आंसर और यू विल गेट द सेम आंसर। अच्छा, रही बात आर इक्विवेलेंट की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस का कोई साइन नहीं है। सो ये ऐसे आएगा सेम टू सेम, 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्या चीज़ है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। और कैसे सेल हैं ये सेम सेल नहीं है, ये अलग अलग तरह के सेल हैं। मतलब दोनों, सबका ईएमएफ सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग ईएमएफ आ रहा है। जैसे कोई हमसे एग्जांपल पूछे, वी हैव दिस एग्जांपल। मान लो हमारी ये लाइन है, ये लाइन है ऐसे, और एक हमारे पास रेजिस्टेंस है ऐसे, एक और लाइन है ऐसे, 2 ओम, 4 ओम, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 ओम। कोई बोलता फाइंड करंट इन 5 ओम। किस में करंट निकालना है? 5 ओम में। कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर मेथड 1 तो हो सकता है, मेथड 1 हो सकता है, याद है किरचॉफ्स रूल। कैसे करोगे? आसान था यार, हम लोग ऐसे मान लेंगे ना, हम लोग मानेंगे यहाँ से कुछ करंट जाएगा I1, यहाँ से जाएगा I2, दोनों मिलके जाएंगे I1 प्लस I2, फिर हम लूप बनाएंगे, लूप 1, वी हैव लूप 2, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ऐसे क्वेश्चन मैं क्लास में करवा चुका हूँ, इसलिए आपको दोबारा बताऊंगा नहीं। मेथड 1 किरचॉफ रूल नहीं करवाना मैं अभी आपको मेथड 2 की प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको सेल पढ़ाया। मेथड 2, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स नहीं लग रहा मेरे को, यहाँ तो कुछ और ही है, मतलब सेल भी है, रेजिस्टेंस भी है, पता नहीं क्या क्या है। तो मैं तुमसे एक बात बोलूँगा, मैं बोलूँगा बेटा ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, क्या ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल में है? तो तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पैरेलल में है, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ का सेम है, इधर का और इधर का सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक ब्यूटी होती है कि इन तीनों लाइन को अगर तुम चाहते हो, इन तीनों लाइन को तुम चाहो तो आपस में कहीं भी अरेंज कर सकते हो। कहीं का मतलब हुआ, ये लाइन यहाँ से उखाड़ो और बीच में लगा दो, ये लाइन यहां से निकालो बीच में लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को अपने हिसाब से अरेंज करेंगे। हमारा हिसाब कौन सा है? हमारा हिसाब है ये वाला। बहुत समझदारी के साथ देखना बेटा, किरचॉफ लॉ में इसी क्वेश्चन में जितना टाइम लगेगा ना, इक्विवेलेंट सेल मेथड में उतना टाइम नहीं लगेगा। ये आ गया, ये 10 था, 10 वोल्ट, 2 ओम, ये 20 वोल्ट और ये 4 ओम था। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? एक काम करते हैं, अब हम इन दोनों को हटा देते हैं। ध्यान से सुनना बेटा जी, इन दोनों को हम हटा देते हैं और इन दोनों की जगह क्या लगा देते हैं? हम इन दोनों की जगह लगा देते हैं कुछ बढ़िया सी चीज़। देखना ध्यान से, ये सेम है देखो 5 ओम, ये बढ़िया सी चीज़ का नाम है ई इक्विवेलेंट।
और इस बढ़िया सी चीज़ का नाम है आर इक्विवेलेंट। हेलो, समझ में आ रहा है बात? हमने क्या करा, 2 सेल को हटा के क्या कर दिया, एक सेल लगा दिया। कोई बोला सर अच्छा ई इक्विवेलेंट बताओ, मैं कहूँगा यार आसान है, अभी अभी तो पढ़ा था हमने, दोनों की पोलैरिटी सेम सेम है तो प्लस आएगा। E1R2 याद करो, E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। E1R2 इसको मान देते हैं E1R1 E2R2 E1R2 10 इंटू 4 प्लस E2R1 20 इंटू 2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 कितना आएगा, 6 आएगा। और ये आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 6। आंसर पता कितना आ गया, 80/6 या 40/3 वोल्ट। ईएमएफ निकल गया। अब कोई बोले सर आर इक्विवेलेंट बताओ, तो आर इक्विवेलेंट आएगा, हम जानते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पता है ना आपको, पैरेलल में कनेक्टेड है ना, पैरेलल में है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 ना, दैट इज वॉट 8/6 या 4/3। आर इक्विवेलेंट निकल गया। अब कोई बोले सर इसमें करंट बताओ आई, तुम बोलोगे सर आसान है, यहाँ से करंट निकलेगा और यहाँ जाएगा, करंट कौन फ्लो करा रहा है, ई, और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे। सो व्हाट इज दैट आई, दैट आई इज इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, दैट इज 40/3 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बेटा, 5 प्लस आर इक्विवेलेंट को कितना बोला हमने, 4/3, एंड दैट इक्वल टू, ध्यान से देखो, ऊपर आएगा 40/3, नीचे कितना आएगा 19/3। आई थिंक क्लियर है। ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 3, ऊपर है 40, सो फिर यहाँ पे फाइनली आंसर कितना बचेगा, फाइनली आंसर बचेगा 40 डिवाइडेड बाय 19 एम्पियर करंट। जो ये मेथड मैंने बताया ये किरचॉफ लॉ का रिप्लेसमेंट है, अभी हमने इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं करना पड़ा। किरचॉफ लॉ में इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और वहाँ पे गलती के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इट वॉज अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो बेटा इसको ध्यान से पढ़ लो, और ये एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। जो प्रॉब्लम किरचॉफ लॉ से दिए हुए हैं वो उसमें जो सिंपल फॉर्म है वो आपको इक्विवेलेंट सेल मेथड से सॉल्व करके देखना है, यू विल फाइंड के सेम आंसर आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।